हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 20 अगस्त 2023 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कई अन्य पटरियों को पार करती हुई एक रेल पटरी, दो या अधिक सड़कों पर पार करती हुई एक सड़क, या अंग्रेजी वर्णमाला जैसे एच और जेड इत्यादि। ठीक है, तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किन अवधारणा या अवधारणाओं का परिचय इन उदाहरणों द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? या तो अन्य पटरियों को पार करती हुई एक रेल, ठीक है, इस तरीके से ये पटरी होती है इस तरीके से, या दूसरा दिया दो या अधिक सड़कों पर पार करती हुई एक सड़क। ठीक है, दो सड़क इस तरीके से पार करती हैं, उनको पार करती हुई इस तरीके से कोई सड़क और जा रही है, या कोई इस तरीके से भी आ सकती है, या अंग्रेजी वर्णमाला के एच और जेड। तो इनमें से बताना कौन सा किस कॉन्सेप्ट को शो करता है। लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं हो सकता क्योंकि लाइन सेगमेंट के फिक्स्ड लेंथ होती है, लेकिन इसकी रेल की पटरी की और रोड की नहीं होती। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है क्योंकि यहाँ पर ये है ट्रांसवर्सल लाइन, और यहाँ पर जैसे क्रॉस कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ये हो सकता है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन हो सकते हैं क्योंकि जो ट्रेन की पटरी होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये दोनों वाली एक दूसरे को कभी मीट नहीं करती। और राइट एंगल, ठीक है, यहाँ एंगल की बात नहीं हो रही, यहाँ लाइन की बात हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, दो सही हो जाएंगे, बी और सी। बी और सी मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ठीक है, कौन सा सही तरीका वो बताना है। अधिगम में रह गई कमियों को ज्ञात कर केवल उन्हीं को ही संबोधित करना। ठीक है, केवल उन्हीं को नहीं करना, सभी को करना है, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अल्प प्रदर्शन करने वाले, अल्प प्रदर्शन मतलब लो परफॉर्मेंस, मतलब वीक बच्चे वालों को ही पहचान करके उन्हें कक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना। ठीक है, सिर्फ आगे बैठाने से कुछ नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। एक जैसे उपागम द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाना। ठीक है, एक जैसे से नहीं पढ़ाना, सबको उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, तो ये भी नहीं हो सकता। अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। विद्यमान मतलब जो उनमें प्रेजेंट है उन्हीं को आगे डेवलप करना के लिए प्रोत्साहित करना। यही ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है और यही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन सीसीई के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, सही बात है ये, क्योंकि पूर्व ज्ञान मतलब जो आपने पहले सीखा है उसी से आगे रिलेटेड और समझने का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आकलन होने उसमें ज़रूरी हैं, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ही ऑप्शन चूज करना था तो इसका सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शन देखते हैं कि वो क्यों गलत है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि उनमें से हर एक बच्चे को अधिगम का आकलन करने के लिए प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। ठीक है, सिर्फ गृह कार्य देने से वो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, उनको समझाना और सिखाना भी पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन केवल अंकों, ठीक है, सिर्फ अंकों या ग्रेड पर बेसिस नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में जांच परीक्षण अधिक है और शिक्षण कम है। ठीक है, शिक्षण कम है तो वो सीखेंगे कैसे, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गणित की एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषता या विशेषताएं हैं। ठीक है, कौन से वो देखते हैं। यह अंशदायी उप अवधारणाओं को प्रयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। ठीक है, सही बात है ये तो। यह संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक और दर्शाते हैं कि वे कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व अपेक्षित है। ठीक है, ये भी ठीक बात है कि डायरेक्शन शो करते हैं, मानचित्र मतलब मैप्स। एक विशिष्ट अवधारणा के सीखने में यह रह गई कमी को पहचानने के लिए इनका प्रयोग नैदानिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, नहीं किया जाता। ठीक है, तो किया जाता है, तो इसमें लिखा है नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऑप्शन सी। इन्हें बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैप को बार बार यूज़ किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कितने ऑप्शन सही हैं, ए और बी, दो ऑप्शन सही हैं, दो ऑप्शन सही हैं, मतलब ए और बी, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। स्कूली स्तर पर गणित में क्या सही नहीं बताना है, कौन सा गलत है, मतलब वो बताना है। गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है।
ठीक है। स्कूल लेवल पर जो स्पेशल एप्टीट्यूड है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चों में हो, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती हैं, अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, सही बात है ये। गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, ठीक है, सही बात है। निगमनात्मक मतलब पहले हमें रूल बताए जाते हैं, उसके बाद उन चीज़ों को सिखाया जाता है या उनको एप्लीकेशन बताए जाते हैं। गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त है और पदानुक्रमित है जो उसी उम्र में सीखते हैं, ठीक है, ये सही बात है। मतलब पदानुक्रमित मतलब उनको सारी चीज़ें सिक्वेंसली क्रम से सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो इस 3 ऑप्शन तो सही है, बस एक ही गलत है, ऑप्शन ए, तो यही इसका सही ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त हैं, ठीक है। तर्क वितर्क मतलब आर्ग्यूमेंटेशन के रेस्पेक्ट में बताना कौन से सही हैं। इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो यह दिखाने या समझाने का इरादा रखता है कि गणित परिणाम सत्य क्यों है, ठीक है, सही बात है ये। दूसरा ये अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है, ठीक है, हमेशा नहीं होता और सब्जेक्ट की तरह, तो ये गलत हो जाएगा। यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा है, ये भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि प्रूफ के बेसिस पर वो चीज़ों को शोध कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह कम उपयोगी है क्योंकि इसमें मूल्यांकन कठिन होगा, ठीक है, कठिन नहीं होता है और ये सभी के लिए जरूरी है, ठीक है। कम उपयोगी लिखा है, कम उपयोगी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और सी, 2 ऑप्शन सही हैं, ए और सी, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्यपुस्तक के संबंध में सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं वाला बताना मतलब गलत बताना। गणित की पाठ्यपुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए, ठीक है, तो सही बात है, हमें गलत बतानी है। एक गणित की पाठ्यपुस्तक में केवल हल किए गए उदाहरण होने चाहिए, ठीक है, ये गलत बात है, सिर्फ हल किए गए नहीं होने चाहिए, कुछ हल किए गए और कुछ हल करने के लिए देने चाहिए, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। गणित की पाठ्यपुस्तक बहुत यह भारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो भारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये सही बात है। और लास्ट, विद्यार्थियों को अभ्यास देने के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रश्नावलियाँ होनी चाहिए, ठीक है, प्रश्नावली मतलब अधिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, डिफरेंट तो होनी चाहिए, ये भी सही बात है। तो इसमें सिर्फ एक ही गलत है और गलती हमसे पूछा गया था, वो क्या है, ऑप्शन बी की, उसकी पाठ्यपुस्तक में केवल हल किए गए उदाहरण होने चाहिए, ठीक है, दोनों तरीके के होने चाहिए, कुछ हल किए गए भी और कुछ बिना हल किए गए जो स्टूडेंट्स को करने होंगे। नेक्स्ट, गणित में एक कंजक्चर है, ठीक है, गणित में कंजक्चर क्या है, गणित में कंजक्चर ऐसी चीज़ मतलब वो होता है कि कोई भी स्टेटमेंट या कथन या कोई भी निष्कर्ष जिसका कोई प्रूफ ना हो लेकिन फिर भी वो ट्रू हो, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह गणितीय समझ विकसित करने में मदद नहीं करता है, ठीक है, ये नहीं है। एक प्रतिज्ञापति या निष्कर्ष जो सिद्ध हो चुका है, ये भी नहीं है। केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, नहीं। नेक्स्ट, एक प्रतिज्ञापति या निष्कर्ष जो बिना प्रमाण के अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है, ठीक है, बिना प्रमाण के उसे सत्य मान लिया गया तो उसे क्या कहते हैं, कंजक्चर, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कथन यह है स्टेटमेंट की 6 के गुणज मतलब 6 के मल्टीपल जैसे 6, 12, 18 इस तरीके से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्या है, ठीक है, इससे एक कम मतलब 5 और 7, एक ज़्यादा 7, 12 से 13 और 15, इसमें 17 और 11 और 13 और इसमें 17 और 19, ठीक है, इनसे कम ये भी प्राइम है, ये भी 7 भी प्राइम है, 11 भी, 13 भी, 17 भी, 19 भी, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जिसका प्रूफ ना हो लेकिन वो बात सत्य हो तो उसे क्या कहते हैं, कंजेक्चर। तो ये किसका उदाहरण है, कंजेक्चर का उदाहरण है, मतलब इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती है, क्या क्या समस्याएं हैं कि सिमरत 3 महीने के किराए के रूप में 60,000 रुपये देती है, यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसे कितना किराया देना होगा, ठीक है। बी, नेक्स्ट, 3 दर्जन केलों की कीमत 45 रुपीज़ है तो परिकलन कीजिए कि 12.5 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जोई और जैनी स्कूल जा रहे हैं, जोई जैनी से पहले चलना शुरू करता है
जब जोई तीसरे ब्लॉक पर था तब जैनी पहले ब्लॉक पर थी। तो यदि दोनों की चलने की गति बराबर है तो जब जोई 9वें ब्लॉक पर होगा तो जैनी कहाँ होगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हमें इसमें से बताना है कि उपयुक्त 3 प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। केवल एक एकात्मक विधि पर आधारित है। एकात्मक विधि मतलब यूनिटरी मेथड। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो सिमरत है वो 3 महीने का किराया 60,000 रुपये देती है, मतलब 3 महीने का कितना दिया उसने 60,000। तो एक का कितना होगा 20,000। ठीक है, तो यही होता है यूनिटरी मेथड कि हम पहले एक का निकालते हैं और फिर जितने का दिया है तो पूरे वर्ष का मतलब 12 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 20,000 रुपये। तो ये तो है यूनिटरी मेथड पर। ठीक है, लेकिन उसने बोला केवल, तो हम बाकी भी चेक करेंगे। 3 दर्जन केलों की कीमत 45 रुपये है, तो हमें बताना है कि 12.5 रुपये में कितने केले आएंगे। तो 45 रुपये में कितने केले आए थे, 3 दर्जन, मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं 12 केले, तो 3 में कितने हो जाएंगे 36। तो 1 रुपये में कितने आएंगे 36/45, और 12.5 रुपये में कितने आएंगे वो 36/45 मल्टीप्लाई 12.50। ठीक है, इसमें भी हमने यूनिटरी मेथड यूज़ किया है, तो ये भी ठीक है, मतलब इसमें भी यूनिटरी मेथड यूज़ होगा। अब लास्ट वाले देख लेते हैं। जोई और जैनी स्कूल जा रहे हैं। जैनी जोई से पहले चलना शुरू करता है, और जबकि जोई जो था तीसरे पर था, जोई जो था वो तीसरे पर था, और जैनी जैनी कौन से पर थी, वो पहले पर थी। ठीक है, लेकिन दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। उसने कहा कि दोनों के चलने की गति बराबर है। तो ये इससे कितना आ गया 2 ब्लॉक आ गया। तो जब ये कहाँ होगा 9वें पर होगा, तो ये कहाँ पर होगी जैनी 7वें पर। ठीक है, मतलब 2 का डिफरेंस। तो हमने यहाँ से क्या देखने को पता चला कि यहाँ से देखने को पता ये चल रहा है कि यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड का यूज़ नहीं किया है। तो यूनिटरी मेथड का यूज़ सिर्फ ए और बी में यूज़ हुआ है, और वो ऑप्शन ए में दिया था कि केवल ए पर आधारित है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बी और सी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं। ठीक है, बी में तो है लेकिन सी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ए और सी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं। ठीक है, ए और सी वाला नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट, ए और बी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं। ठीक है, तो ए और बी दोनों में यूनिटरी मेथड पर बेसिस है, उसी से वो सॉल्व होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर हैं एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में क्या होगी वो बताना है। तो हमें वृत्त की परिधि निकालनी है, और हमें दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई उसमें दी है 176 × 56 इजिकल टू पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में गिवन है। हमें यहाँ से बस आर की वैल्यू निकालनी है। तो 27 से इसे कैंसिल कर लेंगे, कितने टाइम्स 8 टाइम्स, और ये 7 8 × 7 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 56 को ब्रेक कर लेंगे तो 8 × 7 इजिकल टू आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 और 8 का पेयर बनना है, और 7 और 7 का, तो एक 8 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा, तो 8 आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56। ठीक है, हमें क्या निकालना है उसकी परिधि। परिधि मतलब 2 पाई आर की वैल्यू निकालनी है, 2 पाई आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर तो हमें पता चल गया यहाँ से, 2 और पाई की वैल्यू दिया 22/7, और आर कितना है 56। तो आर 7 8 से 56, और 42 22 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 ज़ा 32 का 2 कैरी 3, 8 4 ज़ा 32 और 3 35, तो 350, और ये था सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा परिधि आएगी तो सिर्फ सरकमफेरेंस सेंटीमीटर में, तो 352, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विमाओं 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठों को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने में लागत इतने रुपए है, तो एक्स का मान। ठीक है, 20 रुपये प्रति में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं 20 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा 20/100, मतलब कि 1/5। ठीक है, 1/5 एक के लिए। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे, उसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट दी हुई है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2LB + BH + HL इजिकल टू 10
और इसमें उसकी कॉस्ट की मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/5, तो इतने कितनी हो जाएगी इसमें 1/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और वो किसके बराबर है 1032 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो 2L कितना 40 मान लेते हैं, L को 40 मान लेते हैं, B को 36 मान लेते हैं और H को मान लेते हैं X। तो 40 इंटू 36 प्लस 36 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 40 इजिकल टू 1032। उसको यहाँ सॉल्व करके बस x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ 1/5 भी था, तो 5 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो 40 मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 और एक 0 आ जाएगी ये वाली, प्लस 36x प्लस 40x इजिकल टू 516 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये तो चला जाएगा इधर और ये x कितना हो जाएगा 36x सॉरी 36 और 40 76x इजिकल टू 516 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और 5 5 25 माइनस 1440। इसको माइनस करेंगे 0, 8 में से 4 4, 5 में से 4 1, 2 में से 1 1, 76x x इजिकल टू 1140/76। इसको सॉल्व करेंगे तो 19 से कैंसिल हो जाएगा, 19 4 जा 76 और 19 6 जा, ठीक है, और एक 0 और 4 से कैंसिल करेंगे 60 को तो 15 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। और हमसे क्वेश्चन में x की वैल्यू ही पूछी थी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें PQ इजिकल टू PS और RQ इजिकल टू RS है, तो इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें कोई चतुर्भुज दिया है PQ और PS बराबर है, PQ और मतलब ये P मान लेते हैं इसे Q और S, PQ PS बराबर है और RQ और RS बराबर है, तो यहाँ पॉइंट मान लेते हैं R, तो R और RQ और RS बराबर है, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके की शेप है, ठीक है। तो जब भी दो किसी भी चतुर्भुज में एडजेसेंट साइड बराबर होती है, जैसे एडजेसेंट मतलब पास वाली, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये शेप होती है काइट की, ठीक है। अब काइट के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पहली तो ये होगी कि उसकी एडजेसेंट साइड बराबर होती हैं, दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी कि जो उसके डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, परपेंडिकुलरली कट करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर कट का मतलब इस तरीके से वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर कट करते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इसके जो अनइक्वल साइड्स हैं, जैसे PQ और RQ, ये अनइक्वल है ना, आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, तो इनके बीच में जो एंगल होगा, एंगल Q और एंगल S, एंगल Q और एंगल S, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है जैसे अगर डायगोनल D1 और D2 हैं तो इसका एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अब आइए देखते हैं इसका कथन कौन सा सत्य है। इसके विकर्ण बराबर हैं, ठीक है, विकर्ण बराबर हैं या नहीं इस बारे में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ये तो नहीं होगा। इसके विकर्ण परस्पर लंब हैं, ठीक है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें ADB इजिकल टू 25 डिग्री है, तब एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ये बन गया ABCD, A B C और D। एंगल ADB कितना दिया हुआ है 25 डिग्री, ठीक है। तो हमें बताना है 2 ऑफ एंगल BAD ये वाला एंगल माइनस ABC मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है। तो ये इसकी समचतुर्भुज की पहले समचतुर्भुज मतलब रोम्बस की पहले सारी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर इसमें उसको सॉल्व करेंगे। पहली क्या होती है इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरी क्या होती है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर तो काटते हैं वो और एक दूसरे को समान दो बराबर भाग में डिवाइड भी करते हैं डायगोनल्स को। और थर्ड क्या होती है कि जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल A और एंगल C बराबर होंगे, एंगल B और एंगल D बराबर होंगे, ठीक है, अपोजिट एंगल बराबर होंगे।
चौथा होती है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब पास वाले एंगल, ठीक है, कोई से भी पास वाले, जैसे हम सपोज करें कि ए और बी लेते हैं तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, कोई से भी दो पास वाले ले सकते हैं, एंगल ए और बी ले सकते हैं या बी और सी ले सकते हैं, सी या डी ले सकते हैं या डी और ए ले सकते हैं, ठीक है। और ये चार प्रॉपर्टी और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इनका डायगोनल है, डायगोनल क्या करता है, डायगोनल जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स मतलब ए बी सी डी, इनको एंगल जो बनता है, जैसे बी और डी डायगोनल है तो एंगल बी को और डी को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा ए बी सी डी रोम्बस, ठीक है, ये डायगोनल बी डी था, ये क्वेश्चन में गिवन है 25, ठीक है। अब फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी से जो डायगोनल है वो वर्टेक्स पर जो एंगल बनेगा उसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, वर्टेक्स पर जो एंगल बनेगा, तो ये इसको डी को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ठीक है। और अब ये पूरा एंगल कितना हो गया 50 हो गया, ठीक। उसके बाद एडजेसेंट एंगल, कोई से भी दो एंगल लेते हैं, सपोज करो हम ए और डी लेते हैं तो इनका सम 180 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका 50 है तो इसका 130 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का मिला के तभी तो 180 होगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए बी ए डी मिल गया और ए बी सी और चाहिए ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी थर्ड प्रॉपर्टी से मिल जाएगा, ए बी सी मतलब ये पूरा एंगल कितना एंगल बी, और बी किसके बराबर होगा एंगल डी के, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। वैसे सॉल्व कर लें, 2 ऑफ एंगल बी ए डी माइनस एंगल ए बी सी, तो बी ए डी की वैल्यू कितनी है 130 और ए बी सी की वैल्यू कितनी है 50, तो 260 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा 210 डिग्री, 210 मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये यूज़ हो सकती हैं किसी भी क्वेश्चन में, जैसे इसमें 3 प्रॉपर्टीज हुई हैं एंगल वाली, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका और परिसर का माध्य क्या है, ठीक है। बहुलक क्या होता है, मोड जो सबसे ज़्यादा बार है, वो सबसे ज़्यादा बार क्या है इसमें देखते हैं, जैसे 17 कितनी बार है, एक ही बार है ये, ठीक है। 8 भी एक ही बार है, 11 एक 2 11 दो बार है, 13 एक ही बार है, 9 भी एक बार है, 14 भी एक ही बार है, 10 भी एक बार है, 16 भी एक बार है और 23 भी एक बार है, 15 भी एक बार है और 7 भी एक बार है, ठीक है। तो इसका मोड कितना हो जाएगा, मोड हो जाएगा इसका 11, ठीक है, 11 दो बार आया है, बाकी सब एक बार है। उसके बाद माध्यिका, ठीक है, माध्यिका निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं और वो फॉर्मूले डिपेंड करते हैं उसके पदों की संख्या पर या नंबर ऑफ टर्म्स पर, ठीक है। अगर n जो क्या है नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या अगर इवन है, अगर वो इवन है तो उसके लिए मीडियन निकालने का क्या तरीका है, मीडियन निकालने का तरीका है अगर इवन है तो n/2th टर्म या n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ठीक है। अगर n ऑड है तो मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे n+1/2th टर्म, ठीक है, बस डायरेक्ट जो ये टर्म होगी वही उसका मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन इसके लिए कंडीशन याद रखने की, जो भी हमें डाटा दिया हुआ है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में वो प्लेस करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो पहले इस डाटा को मीडियन निकालने के लिए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 7, उसके बाद 8 9 7 8 9 10 है, 11 है, 10 11 2 टाइम्स है, 11 के बाद 12 नहीं 13 14 15 16 के बाद 17 और 17 के बाद 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल ये 12 हैं, इनको भी काउंट कर लेते हैं, कोई रह तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, सभी हो गए। तो 12 हैं तो इवन वाला लगेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो मीडियन निकालेंगे, ठीक है। तो n क्या था नंबर ऑफ टर्म, तो n की वैल्यू कितनी होगी 12, पदों की संख्या, तो 12/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, तो 12/2 6th टर्म प्लस 7th टर्म
अपॉन 2, ठीक है, सिक्स और सेवन्थ, 1 2 3 4 5 6, तो 11 और ये हो जाएगी सिक्स टर्म और ये हो जाएगी सेवन्थ टर्म। तो 6 और 7 में कितने हो जाएगी 11 प्लस 13 अपॉन 2, तो 11 और 13 24, 24 अपॉन 2 मतलब 12। तो मीडियन कितना आ गया 12। अब हमें क्या निकालना है परिसर, परिसर या रेंज जिसे कहते हैं इंग्लिश में रेंज, ठीक है। रेंज कैसे निकालते हैं, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है उनका डिफरेंस जो होता है वही होता है रेंज, ठीक है। तो रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज सबसे मैक्सिमम कितना है 23, तो 23 और मिनिमम कितना है 7, तो कितनी आ जाएगी 23 में 7 माइनस करेंगे तो 16 आ गए क्या रेंज। अब हमें क्या इन तीनों का मतलब किस किस का, मोड का, मीडियन का और रेंज का क्या निकालना है, निकालना है हमें मीन, ठीक है। मीन कैसे निकालते हैं, पदों का योग, ठीक है, मीन मतलब माध्य, पदों का योग सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना हो जाएगा, कितने कितने, बहुलक 11 है और मीडियन 12 और रेंज 16, और ये कितने 1 2 3, पदों की संख्या कितनी है 3। तो 11 और 12 23, 23 और 10 कितना हो जाएगा, तो सॉरी 23 और 16, 23 और 10 33 और 33 39, 39 अपॉन 3, 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो 13 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है 13। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू, यदि x इज इक्वल टू अंडर रूट 198 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 550 मतलब 550 और y की वैल्यू यदि है तो 1/x प्लस 1/y, ठीक है। पहले x और y को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनको प्लस कर, उनका रेसिप्रोकल करके प्लस कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी दी है, अंडर रूट में 198 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में 550, ठीक है। मल्टीप्लाई में दिए हो तो उनको हम एक साथ लिख सकते हैं 198 मल्टीप्लाई बाय 550। अब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 298 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 19 और इसको लिख सकते हैं 55 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। फिर इसको वैसे हम डायरेक्ट भी फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि हमें पेयर ही तो बनाने हैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए। तो 2 इसको लिख सकते हैं 99 को 11 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 55 को कैसे लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और 10 को 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसमें से क्या क्या बाहर आ जाएगा, एक 2 और एक 2, इन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, 11 दो 11 है तो एक 11 बाहर, और दो ही 3 हैं तो एक 3 बाहर, और दो 5 हैं तो एक 5 बाहर। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 3 15, 15 2 30, 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो कितना आ जाएगा 330। तो ये आ गई x की वैल्यू। इसी तरीके से हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कितनी दी है, y की वैल्यू दी है क्यूब रूट ऑफ 99 इंटू क्यूब रूट ऑफ 363, ठीक है। यहाँ पर क्यूब रूट है मतलब 3 के वो पेयर्स बनाने हैं हमें, तो इनको पहले a की स्क्वायर रूट में, a की क्यूब रूट में लिख लेंगे 99 मल्टीप्लाई बाय 363। क्यूब रूट ऐसे ही रहेगा, 99 को लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 360, ठीक है। 360 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से मतलब ब्रेक करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 1 2 और 3, ठीक है। 3 बार 3 है तो इन 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा 3, ठीक है। और 121 को लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 2 11 ये और एक 11 ये, तो 3 11 हो गए, 3 11 में से एक 11 बाहर, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 33, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y, तो 1/330 प्लस 1/33, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 330, क्योंकि सेम ही टेबल में आते हैं ये दोनों, मतलब 33 के टेबल में आ जाएगा 330। तो 1 बार और ये 10 टाइम्स, तो 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 11/330, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और एक 0, तो आ जाएगा 1/3 इंटू 1/10 लिख सकते हैं। 1/3 मतलब 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3/10, फिर 10 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा इसलिए हमने 10 को अलग कर लिया था, तो 0.03 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देख लेते हैं किस में दिया, पॉइंट में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में पॉइंट में दिया हुआ है, तो पॉइंट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. अच्छा बार भी है क्योंकि ये 3 से 1/3 से पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 0.333 आ जाएगा, आता रहेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं
3 पर बार अपॉन 10, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.03 पर बार, 3 बार बार आता रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि p इजिकल टू इतना माइनस इतना है तो p को मानक रूप में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले p की वैल्यू निकाल सकते हैं। यह 12.34 इंटू 10 की पावर 10 माइनस ये 10 की पावर 9 है यहाँ पर 10 की पावर 10 है, ठीक है। या तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 की पावर इसे भी 10 कर लेंगे। तो इसे 10 करेंगे, कैसे करेंगे, 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, ठीक है। तो 10 की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 10 का डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये 10 की पावर 1 बल्कि इससे 10 की पावर 10 हो जाएगा और इस वाले 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 0.5, मतलब इसका डेसिमल जो है पॉइंट जो इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। 0.567 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, ठीक है। अब दोनों में 10 की पावर 10 में, तो 10 की पावर 10 कॉमन, 12.34 माइनस 0.567, इसको माइनस कर लेते हैं 12.340 और इसको 0.567 इसको माइनस करेंगे। यहाँ 10 में से 7 3, यहाँ पर 3 बचा 13 में से 6 7, यहाँ पर 2 बचा 12 में से 5 7, यहाँ 1 बचा 11, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 11.773, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है, तो फिर वही 10 की मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड, तो 10 की पावर इसके साथ चला जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 और इसका डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.1773 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संख्या से -1/4 की पावर -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 की पावर -1 का व्युत्क्रम हो, ठीक है। मतलब इससे किस नंबर की गुणा की जाए ताकि गुणनफल इसका व्युत्क्रम हो, ठीक है, इसका व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा अभी देखते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें x की मल्टीप्लाई करी जा रही है, x की मल्टीप्लाई की जा रही है -1/4 की पावर -1, ठीक है। तो गुणनफल क्या हो जाए, -7/4 की पावर -1 का व्युत्क्रम, तो 1/-7/4 की पावर -1, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि रेसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो x की पावर x इंटू -1/4 की पावर -1, तो ये ऊपर जाके -7/4, इसकी पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है। x अब ये जाएगा डिवाइड में 7/4 अपॉन माइनस भी है -1/4 की पावर -1, ठीक है। -1 पावर ये भी ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो x इक्वल टू -7/4 और ये भी हो जाएगी -1/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 7/16, ठीक है। तो x की वैल्यू मतलब किस नंबर की में मल्टीप्लाई करनी है, 7/16, 7/16 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि द नंबर इज इक्वल टू p स्क्वायर क्यू की 5 इंटू आर की पावर 4 है, जहाँ p क्यू आर अभाज्य संख्या है, तो p प्लस क्यू माइनस 2r का मान क्या होगा, ठीक है। पहले तो हमें यहाँ से p क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद बता पाएंगे हम कि p प्लस क्यू माइनस 2r की वैल्यू क्या होगी। तो 313632, पहले इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे क्योंकि ये p क्यू आर जो है प्राइम अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 1 बचेगा 11, 2 5 10, 1 बचेगा, 2 6 16, फिर 1 बचेगा 8 16, तो 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12। अब इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14, 1 2 8 16, 2 4 18, 2 4 8 और 1 से डिवाइड नहीं होगा तो 0, 2 8 16। अब B1 नंबर है 2 से हो जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 2 2 4, 0, 2 4 8। एक बार और अभी भी हो जाएगा, 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 0 2। एक बार और हो जाएगा, 2 9 18, 1 बचेगा 16, तो 2 8 16, 0 और 1, ठीक है। अब ये ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 9 और 9 8 17 1 18, ठीक है। इनका सम जो है कितना रहा 18, तो 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 2 6, 2 बचेगा 20, 3 6 18, 2 बचेगा 3 7 21,
3 और 2 5 और 6 11 7 18, ठीक है। अब भी इसका सम 18 है तो अब भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, अगर किसी भी नंबर के सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 2 डिवाइड नहीं होगा तो 0, 26 3 8 जा 24, 2 तो 2 बचेगा, 27 3 9 जा। अब भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सम 18 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा। अब भी ये 6 और 6 12, 12 3 से डिविजिबल है तो 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसका समय 4, तो ये 3 से तो नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि नंबर 11 से हो जाता है। 11 से 11 बार, 11 से एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आया क्या 2 3 और r, ठीक है। वहाँ भी 3 ही नंबर थे तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 11 की पावर 2, ठीक है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये पी स्क्वायर था, मतलब जिसकी पावर 2 है, जिसकी पावर 2 है वो क्या हो जाएगा p, तो p इजिकल टू 11, और जिसकी पावर 5 है वो क्या है q, तो q इजिकल टू 2, और जिसकी पावर 4 है वो क्या है r, तो r कितना हो जाएगा 3। तो हमें p q r की वैल्यू मिल गई। अब इसमें पुट कर देंगे p प्लस क्यू माइनस 2r, p प्लस क्यू माइनस 2r, तो p की वैल्यू कितनी 11 प्लस q की वैल्यू 2 माइनस 2r, 2 इंटू 3, तो 11 और 2 13 माइनस 6 इजिकल टू 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, ठीक है। टेबल दिए हुए कितने कितने मार्क्स आए वो बताए गए हैं। उसके बाद यदि प्रयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है जो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का कोण क्या होगा, ठीक है। तो पाई चार्ट कैसे बनाते हैं जो भी डाटा हुआ हम इस सर्कल में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एंगल के बेसिस पे, एंगल की फॉर्म में। तो यहाँ पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर इस सेंटर, तो यहाँ पूरा एंगल कितना होगा 360। अब 360 डिग्री एंगल को हमें किस में डिवाइड करना है, जो ये टोटल मार्क्स हैं, मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स 4 और 2 6 6 12, 12 8 20 का 0, 2 7 8 15, 15 9 24, 24 और 8 32, 32 और 6 38 और 2 40, ये टोटल है 400 मार्क्स। तो हमें 400 मार्क्स की वैल्यू कितनी है 360 एंगल, तो 1 मार्क्स की वैल्यू कितनी जाएगी 360 अपॉन 400। हमें बताना है गणित, गणित में कितने 96, तो 96 मार्क्स की वैल्यू बतानी है, मतलब एंगल। तो 360 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 96, तो 96 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 10 टाइम्स, 4 से कितना हो जाएगा ये 4 9 ज़ा, 2 से 2 5 ज़ा, 2 से कैंसिल करेंगे 48, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 5, तो 48 9 से कितना होगा 9 8 72 का 2 कैरी 7, 9 4 36 और 36 और 7, 9 4 86, 9 4 36, 36 और 7 43 अपॉन 5, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 8 40, 3 बचेगा 32, तो 5 6 30, ठीक है। 2 बचेगा तो 2 डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगा लेंगे, तो 0 लगा देंगे, 2 और 20 हो जाएगा, तो 5 4 20, तो कितना आ गया 86.4 डिग्री। तो 86.4 डिग्री मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो लंबाई मतलब ऊंचाई तो हमें पता है, अब इसकी जो आयतन दिया है उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, उसकी त्रिज्या और पता करनी है। त्रिज्या पता होने के बाद हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे एच और आर की, तो हमें वक्रपृष्ठ पता चल जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच इजिकल टू वो किसके बराबर दिया है 4620 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में गिवन है और आर की वैल्यू हमें निकालनी है, एच की दी हुई है 1.2 इजिकल टू 4620, ठीक है। ये जो लंबाई दी हुई है हमें दी हुई है मीटर में, ठीक है। तो मीटर में दी हुई है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 120 इजिकल टू 4620, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 22 से कैंसिल कर लेंगे, 22 2 ज़ा 44, 2 बचेगा तो 21 22 1 ज़ा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इजिकल टू अभी और कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 ज़ा
3 4 है, ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 7 और ये 4 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर में आई है। ठीक है, और हमें जो फाइनल आंसर निकालना है क्वेश्चन में गिवन है कि वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकालना है। तो आयतन वक्रपृष्ठ क्या होता है बेलन का, 2πRh, 2πRh। तो 2 और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 और एच की वैल्यू कितनी है 120। तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 की मल्टीप्लाई करनी है बस हमें 120 में। तो 22 की मल्टीप्लाई बस 12 से कर लेते हैं, फिर पीछे एक जीरो लगा देंगे। 44 22 तो 4 6 2 264 और एक जीरो ये 120 वाली। तो ये किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर में 2640। 2640 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ इसके फॉर्मूले याद रखने थे, बाकी तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यदि एफ वी और ई क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, ठीक है, एफ क्या फलक मतलब फेसेस, शीर्ष मतलब वर्टेक्स वी और किनारे, किनारे मतलब एजेस या साइड वो क्या है ई हैं की संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले ये तो पता होना चाहिए वी ई और एफ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बस वी ई एफ की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम बस इस ये जो चार ऑप्शन दिए इसमें पुट कर देंगे, अगर कोई जो भी क्वेश्चन सेटिस्फाई कर दे वही सही हो जाएगी। ठीक है, तो फिर उसके लिए हमें एजेस वर्टेक्स और फेसेस पता होने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि त्रिभुजाकार प्रिज्म कैसा होता है। ठीक है, त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है, प्रिज्म दोनों तरफ प्रिज्म बना दीजिए। ठीक है, दोनों साइड पे प्रिज्म, अब इनको मिला दीजिए, ये बन गए त्रिभुजाकार प्रिज्म। ठीक है, अगर वो आयताकार कहता तो दोनों तरफ आयत बना देना था और उनको मिला देना था। ठीक है, इस तरीके से मतलब जो भी उसने जिस तरीके भी पूछेगा, त्रिभुजाकार पूछे, वर्गाकार पूछे, कोई और भी शेप, तो बस दोनों तरफ वो बनाना है और वो मिला देना है। ठीक है, अब बात करते हैं फेसेस की, फलक। ठीक है, फेसेस क्या होंगे त्रिभुज में, एक तो ये हो गया सामने वाला, ठीक है, एक इसके पीछे वाला 2, एक इधर वाला 3 और एक ये पीछे वाला 4 और एक नीचे वाला 5। तो फेसेस कितने हो गए 5। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं, तो 1 2 3। ठीक है, 3 तो इधर हो गए, 4 5 और 6। वर्टेक्स कितने हो गए 6। अब उसके बाद आती है साइड्स या एजेस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वो कितने होंगे 9। तो हमें वी एफ और ई की वैल्यू मिल गई। और जो इक्वेशन दिया उनमें पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। वी इसको यहाँ लिख लेते हैं, वी की वैल्यू सॉरी एफ की वैल्यू 5, एफ की वैल्यू 5, वी की वैल्यू 6 और ई की वैल्यू 9। फर्स्ट इक्वेशन से शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से, मतलब इसका एल एच एस और आर एच एस बराबर आना चाहिए। 4f, एफ मतलब 5 प्लस 2 वी, वी मतलब 6 माइनस 3 इंटू ई, ई मतलब 9। तो 20 प्लस 12 और 9 3 जा 27, 32 माइनस 27, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, लेकिन यहाँ आर एच एस में क्या 6, तो ये तो गलत है, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इन वैल्यू को। सेकंड चेक करते हैं, 2 इंटू एफ, एफ मतलब 5 प्लस 3 इंटू वी, वी मतलब 6 माइनस 2 इंटू ई, ई मतलब 9। तो 10 प्लस 18 माइनस 18, 18 से 18 कैंसिल, तो कितना बचा 10, 10 और वही क्या है आर एच एस। तो इसके बराबर आ गया एल एच एस बराबर आ गई आर एच एस। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट, रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है तथा पी क्यू एक किरण है। इस किरण इस प्रकार है कि, ठीक है, कोई रेखा है लाइन ए बी, इस पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर मान लिया कोई बिंदु P क्यू एक किरण है। ठीक है, ये कोई किरण है मान लिया, तो क्यू पी ए, पी क्यू, ठीक है, तो क्यू पी ए ये कितना है 7x और क्यू पी बी मतलब ये कितना है 5x। इसकी वैल्यू कितनी है 5x। तो हमें बताना है 8x माइनस 10। ठीक है, 8x माइनस 10 की वैल्यू जो भी बताएंगे, जब हमें x की वैल्यू पता होगी, अब x की वैल्यू यहाँ से पता करेंगे हम, जो हमें कंडीशन दी है, इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, कोई भी लाइन हो उस पर किसी भी पॉइंट पर हमेशा जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। तो इन दोनों का सम जो कितना होगा वो 180 के बराबर होगा। तो 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 12x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री अपॉन 12। ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे तो
कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है 15 डिग्री 15 डिग्री आ गई। तो हमें 8x माइनस 10 की वैल्यू बतानी थी, तो यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू 15 माइनस 10, तो 15 8 जाए 120 माइनस 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। 110 डिग्री मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि आर एस पी एस और क्यू एस बराबर है, ठीक है। तो कोई त्रिभुज बना लेते हैं पहले, क्या है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर, पी क्यू सो नीचे मान लेते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। पर बिंदु एस, पी क्यू पर कोई बिंदु एस है यहाँ पर, इस प्रकार स्थित है कि आर एस पी एस और क्यू एस मतलब 1 2 3 ये तीनों साइड बराबर हैं। तो एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15 डिग्री। तो हमें बताना है टू ऑफ एंगल पी क्यू आर एक तो ये पता होना चाहिए हमें, और माइनस पी आर क्यू ये वाला एंगल पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो ये एंगल दिया हुआ कितना 15 डिग्री, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज फर्स्ट एक दो त्रिभुज हैं, एक और दो, अभी फिलहाल हम त्रिभुज एक की बात कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे सपोज करो ये ट्राइंगल है, इसकी दो साइड बराबर है, एक और दो, ये दो साइड बराबर हैं, तो जो इनके अपोजिट एंगल होंगे, इसके अपोजिट एंगल ये वाला और इसके अपोजिट एंगल ये वाला, ठीक है। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पी एस, ठीक है, ये एंगल पॉइंट पी है, तो पी एस और आर एस बराबर हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं ये वाला और ये भी दोनों बराबर होंगे, तो इसकी वैल्यू 15 है, तो इसकी वैल्यू भी 15 होगी, ठीक है। 15 और 15, और दूसरी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी तो ये यूज़ हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए के त्रिभुज 1 जो है उसके भी तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, तो इसका 15 है, इसका 15 और 15 30। तो अब जो ये तीसरा एंगल बचा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 150 डिग्री, ठीक है 150 डिग्री होगी, सॉरी 150 डिग्री होगी, 150 डिग्री होगी। तो ये कितना बचता है, ये पी क्यू एक लाइन है, तो उस पर एंगल जो बचेगा वो कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है 30। अब 30 डिग्री होगा, हाँ ठीक है 30 डिग्री होगा। तो अब एंगल त्रिभुज 2 की बात करते हैं, त्रिभुज 2 की बात करते हैं तो जो इसमें ये भुजा एस क्यू और आर एस ये भी तो बराबर हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, इसके अपोजिट एंगल ये वाला और इसके अपोजिट एंगल ये वाला, ठीक है, ये दोनों भी तो बराबर होंगे, ठीक है। तो वो बराबर होने के लिए अभी एक कंडीशन और फिर वही 180 वाली यूज़ करेंगे, क्या इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 1 2 और 3, ठीक है, इन तीनों का एंगल का सम कितना होगा 180, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 30, तो ये कितने बचे 150। अब 150 इन दोनों का सम है 150, दोनों बराबर है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, ठीक है। तो 75 ही ये होगा और 75 ही ये होगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था वो देखते हैं। ये तो पूछा था 2 ऑफ एंगल पी क्यू आर माइनस 2 ऑफ पी आर क्यू, पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, तो एंगल कितना 75, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 2 ऑफ पी आर क्यू, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल। तो ये 15 था, इधर 75 था, तो 15 और 75 कितना हो जाएगा 90, ठीक है, माइनस 90, 75 टू ज़ा 150, 150 माइनस 90 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देखते हैं इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे कैसे यूज़ की गई थी, ठीक है। एक बार दोबारा से इसको बना लेते हैं डायग्राम को। ये कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, और पी क्यू पर कोई एक पॉइंट है एस, जिसमें क्या आर एस पी एस और एस क्यू ये तीनों बराबर हैं, और हमें दिया गया था कि ये एंगल कितना है 50 डिग्री, ठीक है। अब पी एस और आर एस त्रिभुज एक की बात करें तो ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर होंगे, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 15 है, ये 15 है, तो ये कितना हो गया 30,
ठीक है। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो एक एंगल बचा है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 150, ठीक है, ये 150 होगा। अब ये पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर कैसा एंगल बनता है 180 डिग्री का, तो ये 150 है, तो ये जो बचा वो एंगल है कितना बचेगा 30 डिग्री का, ठीक है। अब त्रिभुज 2 की बात करेंगे, तो ये एस क्यू और आर एस बराबर हैं, तो इनके अपोजिट एंगल ये और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, और इन तीनों का सम कितना होगा 180, तो 30 ये है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 150, ठीक है, 150 होगा, और ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इनको दो बराबर भाग में डिवाइड कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 75, तो 75 इसकी वैल्यू होगी और 75 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा था उसकी में पुट कर देंगे, मतलब एक तो ये एंगल निकालना था, तो 15 इधर है और 75 इधर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 90, और इसी ये 75 है ये, ठीक है। बस इनकी वैल्यू उठा के हमें क्वेश्चन में जो वो दिया हुआ है एक्सप्रेशन उसमें पुट कर देनी है। नेक्स्ट, जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपये पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को 400 रुपये पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपये पर बेचे तो उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो वस्तु ए थी, उसे उसने कितने रुपए में बेचा 384 रुपये में बेचा, तो उसे 20% का लॉस हुआ, ठीक है। तो 20% का लॉस हुआ, मान सपोज करते हैं ये 100% था, 20% का लॉस हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80%, तो 80% की वैल्यू कितनी है 384, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 384 डिवाइडेड बाय 80, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ए की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 384 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 6 बचेगा, 8 8 ज़ा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, और एक जीरो यहाँ पर है, तो 48 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, ए की वैल्यू आ गई 480 रुपये। अब बी के बारे में देखते हैं। बी को कोई वस्तु को बेचने पर उसे कितना 400 रुपये में बेचने पर उसे क्या हो रहा था 25% का प्रॉफिट, तो बी की वैल्यू 100% है, तो इसमें 25% का प्रॉफिट और हो रहा है 400 रुपये में बेचने पर, तो ये कितनी वैल्यू 125% की, तो 125% की वैल्यू कितनी है 400 रुपये, एक की कितनी हो जाएगी 400 अपॉन 125, तो 100 की कितनी हो जाएगी 100 की हो जाएगी 400 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 5 ज़ा और 25 4 ज़ा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 8 ज़ा 40 0, तो 8 4 ज़ा 32 और एक ज़ीरो, तो बी की वैल्यू कितनी है 320 रुपये, ठीक है। ये तो तीन दो कंडीशन। अब तीसरी में कह रहा है कि अगर वो दोनों को मिलाकर 852 में बेचे तो उसका लाभ या हानि क्या होगी। अब ए और बी को दोनों को मिलाकर बेच दिया, तो दोनों को मिलाकर बेचेंगे 480 और 320, 0 8 10 की 0 कैरी 1 4 3 7 और 1 8, ठीक है। उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 800 रुपये, और उसने बेची कितने 852 रुपये में, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो दिख रहा है हमें। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है वो और देख लें, 52 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, और टोटल इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 800 रुपये, 800 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 52 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 48, 4 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा तो पॉइंट लगाएंगे, और 0 40, तो 8 5 40, तो 6.5% का उससे क्या हो रहा है लॉस, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 800 रुपये की चीज़ थी उसने 852 रुपये में बेची, तो 6.5% का उसे प्रॉफिट हो गया। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रॉफिट 6.5%। नेक्स्ट, ₹12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 1 कंप्लीट 1/2 मतलब 1.5 वर्ष में 15,972 हो जाती है, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने के अकॉर्डिंग लग रहा है, संयोजित का मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। वह राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है, ठीक है। अब ये दिया हुआ यहाँ पर अर्धवार्षिक के मतलब 6-6 महीने के अकॉर्डिंग लग रहा है ब्याज, और यहाँ पर 1 साल के बेसिस पर लग रहा है, तो इनमें कितनी हो जाएगी साल, अगर 1 साल के बेसिस पर लगाया जाए तो कितनी हो जाएगी ये बताना है हमें, सेम राशि को और सेम ही उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को और सेम ही समय में। तो 12,000 रुपये की राशि थी, 1.5 वर्ष में 1 कंप्लीट 1/2 में कितनी हो जा रही है 15,972, ठीक है। 6-6 महीने मतलब अर्धवार्षिक हो रहा था, 6-6 महीने 1.5 साल में कितने महीने हो जाएंगे 18 को अगर 6 से डिवाइड करें
तो उसके 3 छमाही बनेंगे, ठीक है, 3 6 6 के 3 सेट बनेंगे, ठीक है। उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, छमाही की बात करें तो 3, ठीक है। तो ए टोटल अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट r मान लेते हैं, तो छमाही में कितना लगेगा, r/2, ठीक है। तो r की जगह हम r/2 यूज़ करेंगे यहाँ जब छमाही की बात करेंगे तो r/2। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 15,972, और प्रिंसिपल कितना था, 12,000 इजिकल टू 1 + r/200 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो, और n कितना है, टाइम 3, ठीक है। तो 15,972 अपॉन 12,000 इजिकल टू 1 + r/200 की पावर 3, ठीक है। अब ये ऊपर वाले नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी। 4 से क्यों होगा, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है, 72, वो 4 से डिवाइड हो जाता है और 3 से इसलिए होगा क्योंकि 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 और 7 22, और 22 और 22 और 2 24, ठीक है। इसकी सभी डिजिट का सम आ रहा है 24, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम नीचे वाला भी इनको 12 से कैंसिल कर लेंगे, 12 × 12 और 3 0, इसको कैंसिल करेंगे, 12 × 12 3 बचेगा 39, 12 3 36, फिर 3 बचेगा तो 37 हो जाएगा, 12 3 36, फिर 1 बचेगा तो 12, 12 × 12, ठीक है। तो कितना अच्छा 1331/1000, और ये क्या है, 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 11/10 का क्यूब, ठीक है। और RHS में क्या था, इजिकल टू 1 + r/200 की पावर 3, ठीक है। ये हम इसलिए कह रहा क्योंकि पावर 3 से पावर 3 कैंसिल, या दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना बचेगा, 11/10 इजिकल टू 1 + r/200। अब 1 को इधर भेज दीजिए, 11/10 - 1 इजिकल टू r/200। तो 11/10 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 - 10/10 इजिकल टू r/200। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 11 में से 10 माइनस करेंगे 1 इजिकल टू r/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू कितना जाएगी, 20%, ठीक है। तो 20% के अकॉर्डिंग वो जो रेट था वो 20% था। अब हमें ये बताना है कि अगर वो वार्षिक संयोजित होता है, ठीक है, वार्षिक संयोजित होता है तो कैसे करेंगे, a इजिकल टू p 1 + r/100 की पावर n। तो p कितना था, 12,000 था, सेम राशि थी सेम समय में, 1 + r कितना है, 20%/100। अब ये जो है 1.5 साल में 1/1/2, ठीक है। तो 1 साल का अलग और आधे साल का अलग निकालना पड़ेगा, तो 1 साल के लिए ये हो गया, और आधे साल के लिए क्या करेंगे, ठीक है। 1 साल में 20% लग रहा था, तो आधे साल में कितना लगेगा, 10%, तो 1 + 10/100, ठीक है। ये भी एक कंप्लीट ईयर और एक हाफ ईयर, तो ये भी एक 12,000, 20 से 5 टाइम्स 10, एक 0 से एक 0, तो ये कितना हो जाएगा 6/5, और ये हो जाएगा 10 और 1 11/10, एक 0 से एक 0 कैंसिल, और 5 से कैंसिल करेंगे इसे तो 5 2 × 10, 2 बचेगा, 5 4 × 20 और एक 0, 11 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240 × 66, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 240, 24 की कर लेते हैं, बाद में 0 लगा देंगे, 6 4 × 24 कैरी 2, 6 4 × 24 और 2 26, 2 6 × 12 का 2 कैरी 1, 2 6 × 12 और 1 13, 4 6 और 2 8, 2 3 5 और 1 240 वाली 0, तो हो जाएगा 15,840। तो उसका आंसर आ जाएगा 15,840, ठीक है। अगर वो वार्षिक संयोजित होती है तो कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल, 15,840। 15,840 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 5x² - 8y - 20x + 2xy इजिकल टू x + a और इंटू bx + 2y है तो a - b का, ठीक है। ये पूरा किसके बराबर दिया हुआ है, LHS है और ये RHS है। तो हम RHS को पहले ओपन कर लेते हैं और उससे कंपेयर कर देंगे, x + a इंटू bx + 2y, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, bx², फिर प्लस इसकी करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2xy, फिर इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा +abx, और फिर इसकी करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2ay,
ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5, ठीक है। तो बी की बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। उसके बाद देखते हैं y का कोफिशिएंट, ठीक है। y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर -8, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। हमें बताना है a माइनस बी, तो a की वैल्यू कितनी -4, b की वैल्यू कितनी है +5, तो -4 -5 -9, -9 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 - 3y स्क्वायर, b इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर -2x और c इज इक्वल टू 3y इंटू वाई -4x स्क्वायर y हो, तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू इतना है, तो 5p + q - r, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है और उसके इसके साथ कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से p q r की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उसे उठाकर यहाँ पुट कर देना है। तो पहले a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर 1 - 3y स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर -2x और माइनस सी कितना है 3y और y -4x स्क्वायर y। तो पहले इसको ओपन करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर की 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इसमें करेंगे तो -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इसकी इसमें करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें करेंगे तो -2x स्क्वायर, इसमें इसकी करेंगे तो -3y स्क्वायर और इसकी करेंगे इसमें तो 3 4 12 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर और -2x स्क्वायर, तो कितना बचेगा -x स्क्वायर बचेगा और 3y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 12 और प्लस और 1 + 13 और -3 तो बचेगा प्लस के 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक ही है, तो ये बचेगा 3y स्क्वायर। अब इसकी कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना -1, तो p की वैल्यू कितनी होगी -1। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 10 और क्वेश्चन में कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट q, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और r दिया है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ पर r का -3, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, ठीक है। अब इसके यहाँ इसमें पुट कर देंगे वैल्यू 5p + q - r, ठीक है। 5p की वैल्यू -1, q की वैल्यू 10 और r की वैल्यू -3, तो -5 प्लस के 10 माइनस प्लस के 3 -5 प्लस के 13, तो कितना हो जाएगा प्लस के 8, ठीक है। प्लस के 8 मतलब इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य हैं, ठीक है। 4 ABCD नंबर दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा 2, 3 और 11 तीनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो पहले 2 से देख लेते हैं, 2 से चारों नंबर डिविजिबल है क्योंकि लास्ट यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है, ठीक है। तो 2 से तो चारों डिविजिबल है। उसके बाद 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो भी नंबर दिया है उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो उसका सम करते हैं, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 और 8 24, ठीक है। 24, तो 24 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी हो जाएगा। 9 और 8 17, 18, 18 और 2 20, ठीक है। 20 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 9 और 1 10, 10 2 12, 6 18, 18 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी हो जाएगा। 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24, ठीक है। तो 24 हो जाएगा 3 से डिवाइड, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन तो कम हो गया। अब हमें चेक करना है 11 से, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो ऑड प्लेस पर डिजिट हैं और इवन प्लेस पर डिजिट हैं उनके सम का डिफरेंस, ठीक है। पहले हमें जो ऑड प्लेस पर डिजिट है उनका सम निकालना है और जो इवन प्लेस पर डिजिट है उनका सम निकालना है। फिर उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा या तो वो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, या ऐसा नंबर होना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो जैसे 4 4 8 है, तो ऑड प्लेस पर क्या है 1 4 और 8, तो इनका कितना है 12। इवन पर कितना है 4 और 8 12, ठीक है। तो 12 और 12 इन दिनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा और ये 2 और 3 से है, तो ये तो ए जो है 2 3 और 11 तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। सी 9 1 2 और 6, 9 और 2 का सम कितना आएगा 11
और 6 और 1 का कितना आएगा 7। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 4। ठीक है, 4 ना तो 0 है और ना ही ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो सी भी नहीं होगा। डी चेक करते हैं, 9 और 3 इनका कितना आएगा 12, और 6 और 6 का कितना आएगा 12। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 है या ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो ये ऑप्शन डी मतलब डी जो है तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 2, 3 और 11। तो ऑप्शन ए और डी ये दोनों कैसे हो जाएंगे, 2, 3 और 11 दोनों तीनों से डिविजिबल हो जाएंगे। तो मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए और डी, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समीकरण इतने का हल निम्न समीकरण का भी हल है। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, इसका जो हल आएगा, हल मतलब एक्स की वैल्यू आएगी, सॉल्यूशन, वो इन चारों समीकरण में से किसका भी हल है वो बताना है। मतलब कि अगर जहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो एक्स की वैल्यू इन समीकरण को सेटिस्फाई करें, मतलब LHS और RHS अगर बराबर आ दें तो वो इनका भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। x + 1 - 2x + 4 अपॉन 3 - 5x = 1/23। ठीक है, 1/23। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 इधर आ जाएगा, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। x + 1 माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, -2x और -4 = 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 3 - 5x ही रहेगा। तो 23 प्लस के x और -2x, तो माइनस का x बचेगा, प्लस का 1 -4, तो कितना हो जाएगा -3 = 3 - 5x। 3 - 5x। अब x 23 की मल्टीप्लाई करेंगे, -23x और 3 में करेंगे तो -69 = 3 - 5x। ठीक है, अब 23x को इधर भेज देते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, -69 तो है ही है, और ये -3 और आ जाएगा इधर। ठीक है, उधर प्लस का था, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। -5x था, अब ये -23 दूसरी साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, +23 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -72, ये x है 23x, और यहाँ कितना बचेगा, -5x प्लस के 23, तो प्लस के 18x, 18 से कैंसिल करके 72 को 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया जो समीकरण हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमें ये x = -4 इसमें ऑप्शन में पुट करके देखना है, जो LHS और RHS मतलब दोनों साइड बराबर आएंगे वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब वही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे 5, 2 × -4 + 1, तो 5 2 4 2 कितना हो जाएगा 8, -8 प्लस के 1, तो कितना हो जाएगा -7 और ये 5 है, -7 × 5, तो -35। अब इसका RHS चेक करते हैं, 3 और -4 + 1, तो ये तो नहीं होगा, -4 + 1 कितना हो जाएगा -3, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी -3, तो ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये तो LHS और RHS डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता x = -4। अब बी चेक करते हैं, यहाँ रखेंगे x की वैल्यू -4, तो 2 4 = 8 माइनस के प्लस के 3। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा -5, और -5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो हो जाएगा -15। ठीक है, LHS तो आ रही -15, और यहाँ पुट करेंगे तो 2 -4 + 3, तो 2 और ये कितना बचेगा -1 तो हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -15 और -1। सी चेक करते हैं, सी चेक करेंगे तो 3 2x + 3, तो 3 यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे कितने -4, तो -4 और 2 -8 + 3, तो मल्टीप्लाई 3, -8 + के 3 -5 × 3, तो कितना हो जाएगा -15। ठीक है, LHS कितनी आ रही है -15, और RHS चेक करते हैं, RHS चेक करेंगे तो 5x + 1, तो 5 -4 + 1, तो 5 ये बचेगा -3, तो -3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आ जाएगा -15। ठीक है, ऑप्शन सी में LHS और RHS बराबर आ रही है, -15 तो ऑप्शन सी में जो इक्वेशन दी है इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x = -4, क्योंकि इससे दोनों साइड बराबर आ रही हैं। तो इसका वो थर्ड को जो क्वेश्चन दिया था हमें, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, लास्ट ऑप्शन बचा है, इसमें 2x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो 4 2 = 8 -8 -3, तो -11
और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 22 LHS आएगा। और RHS से 3 - 4 + 1, तो 3 - 4 और +1 कितना बचेगा, माइनस के 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, ये भी डिफरेंट आ रहा है, -9 आ रहा है RHS और LHS आ रहा है माइनस के 22, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था और ये सेट यहीं कंप्लीट होता है। और ये था हमारा पेपर CTET 8 अगस्त 2024 का पेपर। और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे CTET 28 जनवरी 2023 का पेपर। एंड थैंक यू।